आखिरी दांव। हम इस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले डाल लेते हैं उस खास खबर पर नजर जो आज का मुद्दा है। तुम उस इंसान के साथ गलत कर रहे हो जिसने छिंदवाड़ा का विकास किया है, छिंदवाड़ा के लोगों की दुख दर्द में मदद की है। आने वाले समय में जो मेरे साथ होगा मुझे पता नहीं, लेकिन आज मैं आप सबसे अपील करना चाहता हूँ कि कमलनाथ जी को, नकुलनाथ जी को भारी बहुमतों से 2 नंबर की बटन दबाकर विजय बनाएं। कमलनाथ के गढ़ छिंदवाड़ा में आखिरी दिन महापौर विक्रम आहाके ने ये अपील करके सियासी तपिश का तापमान बढ़ा दिया। क्या ये कमलनाथ की आखिरी चाल थी जिसने बीजेपी को अंतिम दिन परेशानी में डाला, या फिर ये महापौर का मन परिवर्तन था जो कांग्रेस के हक में जाता दिखा? उस समय मानसिक स्थिति एक एज अ पॉलिटिक्स या राजनीतिक के रूप में हमने निर्णय लिया कि अगर हमारे पार्षद यहाँ नहीं रहेंगे, हमारे पद नहीं रहेगा तो क्या काम करेंगे। वो दिमागी तौर पे वो निर्णय लिया था। लेकिन आज जो निर्णय लिया है कि आज जो कुछ भी मैं हूँ वो कमलनाथ जी की वजह से हूँ, नकुलनाथ जी की वजह से हूँ। उन्होंने मुझे वेटर से लेकर मेयर तक बनाया है, और आज मैं इन परिस्थितियों में उनके साथ नहीं खड़ा होता हूं तो एक मैं इंसान होने के नाते मुझ पे एक शर्म होनी चाहिए। तो इस वजह से आज का जो फैसला है दिल का है, और आज मैं आज के फैसले से संतुष्ट हूं। छिंदवाड़ा में 19 अप्रैल को सुबह तो उसी तरह हुई जैसी सियासी लड़ाई में लोगों को उम्मीद थी। मतदाता पूरे उत्साह के साथ सरकार चुनने बाहर निकले। नेताओं की उंगलियों पर भी लोकतंत्र का निशान नजर आया। सभी ने मतदाताओं पर भरोसा जताया तो जीत का दावा भी किया। छिंदवाड़ा की जनता पर पूरा विश्वास है, सच्चाई का साथ देंगे, वे सबसे बड़े गवाह हैं। और आपको लग रहा है कि इतने सालों तक आपने जो विकास किया उसका फल आपको जरूर मिलेगा, जनता आपको आशीर्वाद जरूर देगी। जनता का विश्वास और प्यार मेरी बल और ताकत रही है। आज छिंदवाड़े की जनता चाहती है कि प्रकृति ने जो छिंदवाड़े को दिया है, हमारा तामिया, पतालकोट, कोयले, इतनी अचूर मात्रा में कोयला, छिंदवाड़े की में अध्यात्म के रूप में जामसौरी के हनुमान जी के मंदिर, पर्यटन की दृष्टि से आपका पेज नेशनल पार्क छिंदवाड़े से लगा हुआ है, लेकिन कभी इनका उपयोग नहीं हो पाया। तो इसको हमें दुनिया के नक्शे पे लाना है और इसी से हमको रोजगार डेवलप करना है। दोपहर में सूरज की तेजी के साथ विक्रम आहाके के पाला बदलने की खबर आई, जिसके बाद दीपक सक्सेना को लेकर भी अटकलों का बाजार गर्म हुआ और तत्काल सफाई भी सामने आई। आदरणीय भाइयों और बहनों, मैं दीपक सक्सेना भारतीय जनता पार्टी में हूँ और आपसे निवेदन करता हूँ कि आप सब विवेक बंटी साहू के समर्थन में अपना अमूल्य वोट कमल के फूल पे देने की कृपा करें। मेरे बारे में जो अफवाहें उड़ाई जा रही कि मैं कांग्रेस में जा रहा हूँ, मैं कांग्रेस में नहीं जा रहा हूँ, मैं भाजपा में ही रहूँगा और मोदी जी का साथ दूंगा। आप सबसे मेरी प्रार्थना है कि आप मेरी प्रार्थना को स्वीकार करें। आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। दीपक सक्सेना ने तो खंडन कर दिया, लेकिन राजनीतिक फलक पर अंतिम दिन जो अंतिम दांव देखने को मिला वो हैरान करने वाला था। बीजेपी को उम्मीद है कि छिंदवाड़ा ने परिवर्तन के लिए वोट किया है, तो कांग्रेस खेमे को नाथ परिवार के करिश्मे पर भरोसा है। उम्मीद और भरोसे की जंग में क्या टूटेगा और क्या बचेगा, 4 जून को ईवीएम खुलते ही ये तय हो जाएगा। नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी। आज का हमारा मुद्दा है आखिरी दिन आखिरी दांव, यानी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने आखिरी दिन में आखिरी दांव अपना चल दिया है। आप देखिए, तमाम तरह की तस्वीरें देखने को मिली मध्य प्रदेश से, बल्कि देश भर की 102 सीटों से। लेकिन बात छिंदवाड़ा पर जाकर अटक जाती है। अटक इसलिए जाती है कि चुनाव के ठीक पहले कुछ वीडियो सामने आ जाते हैं जिनको लेकर अब चर्चाओं का बाजार गर्म है। वोट डल चुके हैं, मतदान हो चुका है, लेकिन मतदान के बाद तस्वीर क्या होगी इसको समझने का आज प्रयास करेंगे। पर सबसे पहले बंसल न्यूज के वो 3 सवाल जिनके इर्द गिर्द हम रहने वाले। पहला सवाल, छिंदवाड़ा में आखिरी दिन किसका चला दांव, किसकी डूबी नाव? क्या महापौर का पाला बदलना नाथ की रणनीति जीत है? बीजेपी के भरोसे और कांग्रेस की उम्मीद में किसकी होगी जीत? तो ये वो 3 सवाल है जिनकी इर्द गिर्द हम रहने वाले हैं। बड़ी बात यह है कि इन 3 सवालों में बहुत बातें नजर आती है, लेकिन जिस तरह का माहौल बीते कुछ दिनों में देखने को मिला छिंदवाड़ा में, बालाघाट में, सीधी में, या फिर बात करें हम शहडोल की, ये मंडला,
ये सब वो सीटें थी जहां आज मतदान संपन्न हुआ है, लेकिन मतदान के बीच में आरोप प्रत्यारोप का दौर भी खूब चला है और चुनाव होते होते, मतदान होते होते फिर एक बार चीजें बदल गई। मेरे साथ 3 मेहमान जुड़ रहे हैं। पंकज चतुर्वेदी है भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। पंकज जी, आपका बहुत स्वागत है। साथ ही जुड़ रहे हैं जितेंद्र मिश्रा जी, प्रवक्ता है कांग्रेस के। जितेंद्र जी, आपका बहुत स्वागत है। और संदीप पौनाडी जी है वरिष्ठ पत्रकार। संदीप जी, आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले संदीप जी, आपके पास ही आना चाहूँगा। प्रथम दौर का मतदान संपन्न हो गया है और जिस तरह की तस्वीरें आपको देखने को मिली, मुझे ऐसा लगता है कि वोट का प्रतिशत भी लगभग 2019 की तरह ही होगा, लेकिन जो चले जाते हैं वो वापस आ जाते हैं और कुछ जो जाते हैं वो वहीं बने रहते हैं। पर ये आने जाने के दौर में क्या कह रही तस्वीरें हैं इस चुनाव की? देखिए मनोज जी, पहले चरण की 6 सीटों पे जहां मतदान हुआ है, सबसे चर्चित सीट या सारे लोगों की नज़र थी तो वो छिंदवाड़ा पर थी। उसके कारण भी रहे हैं, क्योंकि कमलनाथ के किले को एक एक ईंट खिसका के बीजेपी ने ढहाने की शुरुआत काफ़ी पहले कर दी थी, लेकिन एक मजबूत ईंट थी जो बीजेपी के पास गई थी और आज वापस लौट आई। मैं ये मानता हूँ कि इस तरह के घटनाक्रम राजनीति में बहुत कम देखने को मिलते हैं, लेकिन जो ये माना जा रहा है कि आहाके जी के वापस जाने से कमलनाथ जी को बहुत ज़्यादा लाभ होगा, मुझे ये नहीं लगता है। मेरा ये मानना है कि अगर ये एक दिन पहले होता तो मैसेज आपका लोगों तक पहुंच जाता। ठीक है, सोशल मीडिया का दौर है, बात आपकी पहुंच गई होगी, लेकिन आहाके ने हृदय परिवर्तन की बात कह के या ये कहा कि कमलनाथ जी ने मुझे ये बनाया या मैं जहां पहुंचा, इंसानियत की भी बात की, जहां तक भी ये मैसेज पहुंचा होगा उसका लाभ कमलनाथ को मिला होगा, लेकिन उसकी रीच कितनी होगी ये अलग बात है। लेकिन छिंदवाड़ा में जो हो रहा है वो बड़ा कश्मकश मुकाबला है, क्योंकि मोदी की गारंटी है, उधर कमलनाथ जी ने ये कहा है कि 45 साल के हमारे रिश्ते हैं, विकास है। तो कुल मिलाकर के जो तस्वीर अब 4 जून को सामने आएगी वो बताएगी कि वाकई में छिंदवाड़ा में कमलनाथ का जादू अब भी बरकरार है क्या। लेकिन ये जो जिस तरह की चीज़ें दिखाई देती है, आखिरी दिन आखिरी दांव की हम बात कर रहे हैं, क्या दांव कमलनाथ का था? देखिए मनोज जी, ये अपन कयास लगा सकते हैं, कह सकते हैं, क्योंकि ये राजनीति में होता है। कई बार चीज़ें प्लांट की जाती हैं और उसके क्या लाभ हो सकते हैं उसका उपयोग भी समय पे किया जा सकता है। हो सकता है कि कमलनाथ जी ने ऐसा दाव चला हो कि आहाके को पहले भेज दिया और फिर एकदम चुनाव के मौके पर या मतदान के दिन वापस कांग्रेस में आने के लिए कह दिया। ये तो कमलनाथ जाने और आहाके जाने, बाकी हम लोग तो सिर्फ कयास ही लगा सकते हैं। पंकज जी, आहाके के वापसी करने से ठहाके भी लग रहे हैं राजनीति में कि आखिर राजनीति जा कहाँ रही और किस तरह की बातें कही जाती है। आपके साथ आते हैं, फिर चुनाव के ठीक पहले उनका मन बदल जाता है, या ये कहा जाए कि हृदय परिवर्तन हो जाता है। लेकिन इस हृदय परिवर्तन के बीच में जनता के मन का परिवर्तन तो नहीं हो जाएगा? देखिए मनोज, अभी ईट और नींव की बात हो रही थी, तो मैंने कौन ईट और तोड़ा है, और मोदी जी की ने तिरस्क को तोड़ा ये पक्का। और भारतीय जनता पार्टी विक्रम जी के आने के बाद या आप इस वीडियो के जारी होने के बाद भी निश्चिंत है कि जनता जनार्दन की कृपा मोदी जी की गारंटी के साथ, हम तो वो दम के साथ इस आधार पर मैदान में, मोदी की गारंटी के आधार पर। और कारण स्पष्ट है, विक्रम जी ने क्या कहा मनोज जी अपने वीडियो में, बगैर किसी डर भय के। इसकी आवश्यकता क्या थी? ये वही विक्रम जी हैं जो भारतीय जनता पार्टी में आए थे, जिनको कांग्रेस के मित्रों ने, सर नकुलनाथ सेठ थे, सेठ कमलनाथ ने क्या क्या कहा था, पूरे जनजाति वर्ग का अपमान नहीं, किया। वो कह रहे थे तो आने वाले दिनों में मेरे साथ क्या होगा। वो जो आप कह रहे हैं, उन्होंने कहा आने अगले दिनों में जो वक्त आएगा उसमें क्या होगा। अब कौन करेगा ये तो आप और कमलनाथ ही समझ रहे होंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो शालीनता, शुचिता और नैतिकता की राजनीति करती है मनोज जी। विक्रम जी की इच्छा थी भारतीय जनता पार्टी में आने की, भारतीय जनता पार्टी में आए। आज उनका मन बदला तो वापिस चले गए। और हम कमलनाथ जी की हार की हताशा का अनुमान लगा सकते हैं। कभी आपने शराब बंटवाई, कभी आपका विधायक पैसे बंटवा, एक व्यक्ति आपका कार्यकर्ता पैसे बंटवाता है, विधायक शराब बंटवाता है। और तो और जब चैन नहीं भरा तो आर.के. मिगलानी जो कमलनाथ जी के आदमी है, वर्षों पुराने, जो उनके मुख्यमंत्री काल में नगद जिनके यहाँ से बरामद हुए थे जी, वो सीडी भी जारी करने की कोशिश करते हैं। आज एक और अश्लील ऑडियो भी चला मनोज जी। तो वो सारे डर्टी ट्रिक्स के प्रयास डिपार्टमेंट ऑफ कमलनाथ ने, डिपार्टमेंट ऑफ कांग्रेस ने कर लिए। और जैसा मैंने आपसे कहा कि कमलनाथ जी और सेठ कमलनाथ, सेठ नकुलनाथ को छिंदवाड़ा की जनता ने सबक सिखा दिया है।
जब परिणाम अब सामने वो आएगा सबक सिखा तो दिया, ये 22 तो मुझे 4 तारीख को समझ आएगा कि सबक किसको सिखाया है और किसके चार कारण ये। जी 4 जून 400 के पार अब की बार फिर मोदी सरकार। जी जितेंद्र जी, क्या कहेंगे, कहाँ देख रहे हैं कांग्रेस को? क्योंकि लगातार हम देख रहे थे कि आप लोग के प्रयास भी रहे, खासकर छिंदवाड़ा की बात करें या मंडला की बात करें, उससे आप काफ़ी आशान्वित है। बाकी सीटों पर भी आप बात कर रहे थे मनोज जी, लेकिन ये जो अहाके का मसला हुआ, इसके पीछे है क्या? मनोज जी, पंकज जी को आपने सुना, हार की हताशा आपको दिख रही थी उनके उद्बोधन में। कहीं ना कहीं जिस तरीके का प्रयास छिंदवाड़ा में किया, कहीं दीपक सक्सेना को ज्वाइन करा लो, कहीं विक्रम आहाके को ज्वाइन करा लो, कहीं 14 पार्षदों को ज्वाइन करा लो, ये रणनीति थी भारतीय जनता पार्टी की कि किसी तरीके से पार्षदों आपकी रणनीति तो नहीं थी कि पहुंचा दिया जाए पहले? पार्षदों से कहा तुम्हारी पार्षदी खतरे में, महापौर से कहा कि हम अविश्वास ले आएंगे, जो उद्योगपति थे उनसे कहा कि तुम्हारे यहाँ छापा डलने वाला है। तो सारी की सारी चीजें करके देख ली। छिंदवाड़ा में आपने देखा अमित शाह की कसर रह गई थी तो उन्होंने भी डेरा डाल दिया, लेकिन कहीं सफलता नहीं मिली। तो आज इस तरह की बातें होने लगी कि डर्टी ट्रिक्स, वीडियो क्लिप सब सारी चीज़ें आ गई। कहीं ना कहीं आपको चुनाव लड़ना था तो आपको कमलनाथ के सामने प्रधानमंत्री का कार्यक्रम कराना था उस लोकसभा में। आप बचते हुए नजर आए, बगल की लोकसभा में आए, छिंदवाड़ा में आज नहीं आए, 2014 में नहीं आए, 2019 में नहीं आए, 2024 में नहीं आए, क्योंकि आपको इस सीट को लेकर के हरदम आशंका रही कि इसको जीत पाएंगे कि नहीं जीत पाएंगे, और आज भी वही हुआ। आपने लाख प्रयास किए, छिंदवाड़ा का परिणाम बदल नहीं पाएंगे आप। मेरा ये कहना है खाली छिंदवाड़ा की मनोज जी बात नहीं है, बात मंडला की कर लीजिए, मंडला में कांग्रेस मजबूती के साथ चल रही है। बात सीधी की कर लीजिए, वहां पर कांग्रेस मजबूत। 6 सीटों के परिणामों ने पत्रकारिता जगत में ये खबर आई है हमारे पास कि कहीं ना कहीं कांग्रेस ने कड़ी चुनौती भारतीय जनता पार्टी को पेश कर दी। ये 29 की 29 कमल की माला पहनाने वाला कार्यक्रम समाप्त होता दिख रहा है। ये पहले चरण का है, आने वाली फिल्म आपके सामने आएगी। मेरा ये कहना है कि अभी पंकज जी ने अभी बहुत बड़ा भाषण दिया, उन्होंने अभी सनातन शुरू नहीं किया है। अभी सनातन आप याद दिला रहे हैं सनातन की? नहीं मुझे मालूम है, आप याद दिला रहे हैं। मुझे नहीं, बिल्कुल दूसरे चरण में सनातन आएगा, 3 तलाक आएगा, इस तरह की बातें आएंगी। मेरा ये कहना है कर्नाटक, बिल्कुल कर्नाटक में क्या हुआ, इन्होंने देखा कि विकास में केंद्रित हो गया तो हनुमान जी को लाके मंच पे बैठा। पंकज जी कुछ कह रहे हैं, चुनाव पंकज जी का जवाब पंकज जी की भी मैं सुनूंगा, पंकज जी मेरी सुन ले। मेरा ये कहना है कि इन्होंने लगा कि महंगाई पे सवाल कैसे पूछेंगे, जवाब देंगे। बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार 2 करोड़ लोगों को रोजगार, पता नहीं कितने सवाल जनता के मन में थे, जुमले जो आपने दिए थे इस तरीके से। इसलिए अब इस चुनाव में सनातन को लाने का प्रयास किया। पंकज जी कह दीजिए आप क्या कह रहे हैं, फिर मैं संदीप जी। देखिए मनोज जी, हारने वाले कमलनाथ और नकुलनाथ के साथ कांग्रेस का कोई बड़ा नेता राष्ट्रीय स्तर का नहीं पहुंचा। किसकी सभा हुई बता दीजिए। उनको पता है कि वहां साख क्यों और मिटवाना, बची खुची साख जो है वो मिटवाना। तो कांग्रेस के बड़े नेताओं को, कर्ता धर्ताओं को, मालिकों को पता है कि अब की बार सेठ कमलनाथ का, हेलीकॉप्टर वाले नकुलनाथ का सुपड़ा साफ होना तय है। तो अब की बार मोदी जी एक बार फिर नहीं पहुंचे, बार बार ये सवाल आता है। मोदी जी, बड़ी चुनौती तो कांग्रेस की विधानसभा में थी। विधानसभा में सरकार बन रही थी, 28 सीटों के उपचुनाव थे। जब कमलनाथ जी की सरकार डूबी तब भी 28-0 से कमलनाथ जीत रहे थे। तो कमलनाथ जी कांग्रेस ये दिवा स्वप्न देखने के आदी हैं। सर उन्होंने तो अपनी सीटें सभी जीत ली थी छिंदवाड़ा में, आप नहीं कर पाए थे। उस दौर में भी खूब सभाएं हुई थी, लेकिन इस बात का जवाब दे दीजिए, मोदी जी नहीं गए, वो कह रहे हैं। मनोज जी, क्या छिंदवाड़ा के जीत रहे थे, सरकार बनी कमलनाथ की क्या? नहीं, अभी अब वो कह रहे हैं कि अभी जीत गए तो उनको लगेगा कि वही सरकार। प्रधानमंत्री जी का दौरा क्यों नहीं बनाया? मनोज जी जीतने का विषय नहीं है। इसीलिए मैंने कहा कि कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय मालिकों में से कोई झांक में नहीं आया छिंदवाड़ा। स्वयं कमलनाथ जी डर के मारे निकले नहीं बाहर। प्रधानमंत्री का अभी आज चुनाव के बाद तैयारी है कमलनाथ जी दौरे की, तब तक इस डर के मारे कि हार नहीं जाए, क्योंकि दिल्ली से कोई सपोर्ट करने नहीं आया। लौटता हूं अगले राउंड में, आता हूं आपके पास। संदीप जी, जिस तरह की बात चल रही है, लेकिन ओवरऑल पूरे हम 6 सीटों की यदि बात कर लेते हैं तो कहाँ आपको लग रहा है कि जो भारतीय जनता पार्टी का दावा है कि अब की बार 28 नहीं 29 की 29 सीट है, तो छिंदवाड़ा पर तो हम बात कर रहे हैं, लेकिन जो जिन पर बीजेपी बात नहीं कर रही है, चाहे मंडला हो, सीधी हो, शहडोल हो या बाकी जो अन्य सीटें बालाघाट हो, क्या देख रहे हैं आप? आखिरी दाव यहाँ भी कुछ चला है क्या कांग्रेस का? देखिए मनोज जी, इस बार का चुनाव कश्मकश भरा है।
अंडरवेव हो तो अलग बात है, लेकिन लहर जैसी चीज़ चुनाव में नज़र नहीं आ रही है। तो इसी के कारण संशय पैदा होने लगा है चीज़ों को लेके। जैसे छिंदवाड़ा का मामला है, कहा जा रहा है मंडला में भी टक्कर है, कहा जा रहा है सीधी में भी टक्कर है। तो ये टक्कर की जो बातें आ रही हैं उसके कारण थोड़े से अलग हैं मनोज जी। एक तो बीजेपी ने कई जगह नए चेहरों को मौका दिया, और दूसरी तरफ मंडला जैसी सीट में विधानसभा जो चुनाव हारा उसे लोकसभा का टिकट दिया। लेकिन सर विधानसभा चुनाव तो अनिल फिरोजिया भी हारे थे उज्जैन से, उसके बाद उनको टिकट दिया, वो लोकसभा चुनाव जीत कर आ गए। तो ये तो होता रहा है, कई दफा हमने देखा है। नहीं, मैं कुछ अलग है क्या मंडला? नहीं, मैं आपकी बात से सहमत हूँ जी। लेकिन मंडला में जो कांग्रेस से चुनाव है, सीधी से प्रत्याशी जी पंकज जी आ रहा हूँ, मैं आता हूँ। आप कमलेश्वर को ही वहाँ चुनाव लड़ाया है। मेरा मनोज जी ये कहना है कि जब आप व्यक्ति या सीट पर जाते हैं तो वहाँ सीट पर जो मुकाबला है वो दो तरह का है। एक युवा और दिखने वाला खांटी आदिवासी। फग्गन सिंह कुलस्ते आदिवासी हैं, सीनियर लीडर हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, लेकिन उनकी जमीन में वो पकड़ कम दिख रही है। वो खांटी आदिवासी मतलब आजकल आदिवासी है तो आपको दिखना भी जरूरी है। दिखना भी मनोज जी बहुत जरूरी है। आपको वैसा लिबास दिखना चाहिए, नजर आना चाहिए कि आदिवासी को ये लगे कि हमारे बीच का आदमी है। ठीक कहा, मुझे याद है, मैं नाम खुलासा नहीं करूंगा। भारतीय जनता पार्टी में एक लीडर है, एक सांसद है, उनको ये कहा गया कि थोड़ा आदिवासी जैसा दिखा भी करो। ये बीजेपी में जो मेरे पास एक जानकारी है, ये कुछ दिन पहले की 4-6 महीने पुरानी बात मैं कर रहा हूँ, लेकिन मैं उसका गवाह हूँ। जब इस तरह का एक फोन आता है और ये कहा जाता है कि थोड़ा दिखा भी करो, तो ये आप सही कह रहे हैं जी। मैं वही कह रहा हूँ कि जब आप दिखेंगे वैसे तो लोगों से कनेक्ट हो जाएंगे। जो मंडला की टक्कर की वजह है उसकी 3-4 चीज़ें ये जो हैं, एक तो फग्गन सिंह का विधानसभा हारना, दूसरा लंबे अरसे तक केंद्रीय राजनीति में सक्रिय रहने के चलते जमीन से कटाव होना, और ओमकार सिंह मरकाम है वो खांटी आदिवासी नजर आना, ये सारी चीजें। लेकिन बीजेपी के पास एक बड़ा चेहरा है प्रधानमंत्री का, गारंटी का। अब देखिए आगे क्या होता है। जितेंद्र जी, आज जब बात हो रही थी, हमारे जो अलग अलग सहयोगी मौजूद थे, तो ये तो नजर आ रहा था कि आम लोगों से जब बात होती थी तो वो मोदी की गारंटी की बात तो कर रहे थे। अब मैं ये नहीं कहता कि वो वोट में कन्वर्ट होंगे, बदलेंगे नहीं बदलेंगे, जो भी मतदान करने पहुंच रहे थे। दूसरी तरफ राहुल गांधी, आप लोग ने भी काफ़ी कुछ गारंटी दी है, राहुल गांधी जी की अपनी गारंटी रही। लेकिन क्या आपको लगता है कि जो लोगों के घरों तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार, केंद्र की सरकार अपनी चीज़ें पहुंचा पाई है, वो कुछ प्रभाव छोड़ेगी? मनोज जी, जो चीज़ें पहुंची हैं उससे ज़्यादा वादे पहुंचे। उज्ज्वला की बात कर लीजिए, कहीं ना कहीं आज भी सिलेंडर बनाना मुश्किल हो रहा है। आप नोटबंदी के बाद जिस तरह की परेशानी इस देश ने झेली है वो भी आपने देखा है। सर, उसके बाद तो बहुत चुनाव हुए और परिणाम आपने देखे नोटबंदी मैं के बाद। आपसे वही कह रहा हूँ कि पहला चुनाव तो आपको परखने के लिए जिता दिया गया। दूसरा चुनाव राम मंदिर के प्रकाश में लड़ लिया। अब कब तक बचोगे आप उन सवालों से जिनको आपने कहा था अगर 100 दिन में महंगाई कम ना करूं तो चौराहे पे ये कर देना। आपके वादे थे, आपने 2 करोड़ लोगों को रोजगार की बात की थी। अब जब जनता सवाल पूछने पे आई, मनोज जी, सबसे बड़ी चीज होती है ना प्रत्याशी, ना चेहरा, ना कुछ। अगर जनता के हाथ में मुद्दे लग जाते हैं तो निश्चित तौर पर परिणाम बदल देते। इंदिरा जी को हमने हारते देखा है, इसीलिए मैं ये बात कह रहा हूँ। बड़े बड़े दिग्गज धराशायी होते देखे हैं, आपने देखा था भोजपुर का जो सुरेंद्र पटवा वाला जो हार थी वो भी इसी को लेकर के थी कि कहीं उन्होंने कह दिया था कुत्ते की पूंछ में कमल का फूल बांध के। तो इस तरह की चीजें, मेरा ये कहना है आज विपक्ष के पास मुद्दा है, आज जनता उद्वेलित है, उसे ये जवाब देना पड़ेगा 2700 रुपए में गेहूं क्यों नहीं खरीदा जा रहा, रक्षाबंधन पे 450 का गैस सिलेंडर क्यों नहीं दिया जा रहा, धान 3100 रुपए में क्यों नहीं खरीदा जा रहा। उसे ये मालूम है कि 1200 रुपए तक आपने जो देने की बात की थी 3000 की अब चुनाव के बाद मिलना नहीं है। वो अच्छी तरह समझ गई है इनके जुमलों को। वो 400 पार की बात आप समझा पाने में सफल हो गए? निश्चित तौर पर उसके पीछे कारण है मनोज जी कि हमारे 15 महीने के कार्यकाल को मंच से आप समझाते हैं। मैं आपको बता रहा हूं मुद्दे तो उस तरह के ना मैं आपको बता रहा हूं, जब सर्टिफिकेट घर में पहुंचता है कि आपका कर्ज माफ हुआ है तब राहत की सांस लेता है। 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली हर घर में पहुंचा, उन्हें समझ में आया कि करने वाली सरकार है, जो कह रही है वो आपके सामने। उसके परिणाम तो विधानसभा में दिखाई दिए कि वो 100 रुपए में 100 यूनिट नहीं समझ पाए। निश्चित तौर पर मैं ये कह रहा हूँ कि
विधानसभा चुनाव के परिणामों पर जी। अगर बात करेंगे मनोज जी, तो उसके पहले के परिणाम देखेंगे आप। नगर निगम के चुनाव चलिए, हुए, स्थानीय जी। निकाय के चुनाव हुए, उनमें एक भी महापौर नहीं था हमारे पास। आज अगर 7-8 महापौर भारतीय जनता पार्टी हार गई तो कहीं ना कहीं वो मुद्दे असर कर रहे थे। और इस बार जी, इसलिए आ रहा हूं पंकज जी, आ रहा हूं, इस आपके बार- पास ही आ रहा हूं। पंकज जी मैं अपनी बात बस हो गया मनोज पंकज जी मैं अपनी बात जी, खत्म कर कर रहा लीजिए हूं। जल्दी। इस बार ये मुद्दे इसलिए तेजी से आगे आए हैं क्योंकि सीधा प्रधानमंत्री मोदी का चुनाव है ठीक है, और ठीक है। सवाल उनसे पंकज बनता जी, है। पंकज जी, पंकज मनोज जी, जी 16 महापौर है मध्य प्रदेश, 7-8 हार गई भारतीय जनता पार्टी। कौन से 8 महापौर हार गई? कुछ भी फेंक ना। मेरा मनोज जी इतना सा आग्रह कितने है, हारे आप संदीप बता जी दीजिए। की बात पे- अरे पंकज जी संदीप के- बिल्कुल बिल्कुल, आप तो- बताओ कितने अरे हारे हो। नितिन ना भाई, अरे सुनो, यार, सुनो, आज तो फंस गए आप अरे बताइए बात तो सुन कितने लो हारे। भाई, ना बात गलत सुन लो। बात, झूठ बयानी है। परेशान मत चलिए हो। जितेंद्र जी सुन ना, लीजिए, ना। सुन लीजिए, बात- बता देंगे वो परेशान कितने, मत हो। वो बता रहे हैं है कितने ना? हारे। कौन से 8 महापौर जीते? हमने 5 जीते हैं, 2 निर्दलीय जीते आपकी हैं। बात सुनी। मेरी बात तो सुनो भाई, मत परेशान हो, हार रहे हो परेशान मत हो। बोलिए बोलिए मैं पंकज। संदीप जी के प्रति पूरे आदर के साथ कि संदीप जी ने कहा कि कश्मकश और टक्कर है। सर हम 2019 में भी ये सुन रहे थे लोकसभा चुनाव में संदीप जी कि बहुत कड़ी टक्कर है। 2014 में सरकार आ गई थी, तब सरकार आई थी, एक आशा, जनता जनार्दन को आशा थी भाजपा में। 2019 में विश्वास व्यक्त किया और अब गारंटी के साथ जनता के बीच मैदान में है। और जिन मुद्दों का जितेंद्र जी जिक्र कर रहे हैं, जीएसटी, नोटबंदी या कमलनाथ जी की 15 महीने की सरकार, उसके बाद मध्य प्रदेश में 28 सीटों को उपचुनाव हुए, कांग्रेस परास्त हुई। मध्य प्रदेश में नगर निगम नगर पालिका के चुनाव हुए, कांग्रेस परास्त हुई। मध्य प्रदेश में पंचायत के चुनाव हुए, कांग्रेस परास्त हुई। मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव हुए, कांग्रेस बुरी तरीके से परास्त हुई। सर भाजपा 163 और कांग्रेस 63 से 2-3, हम लगभग 100 सीटों पर 51% से अधिक मत लेकर आ गए। जी। पिछले लोकसभा में 58% मतदान था, इस बार हमारी तैयारी है 65% की। हर मतदान केंद्र पर धारा 370 की स्मृति में पिछले चुनाव की तुलना में 370 पंकज जी, की तैयारी है। आप कह रहे हैं 28 से बढ़कर 29 हो जाएगी और वो कह रहे हैं कि 28 से कम हो जाएगी। देखिए मनोज जी, मैं तो कह रहा हूं कि कांग्रेस तो कहती आ रही है, 2003 से बोलती आ रही है। 2003 से मध्य प्रदेश के संदर्भ की बात करें सर, तो 2003 से लोकसभा, विधानसभा, नगर निगम, नगर पालिका, पंचायत, जिला जनपद, जिला पंचायत, पंच, सरपंच, सर इंडिया साइनिंग, जहां कांग्रेस ने इंडिया पराजय साइनिंग स्वीकार याद नहीं है? करी। सर इंडिया साइनिंग, सर मैं वो लोकसभा, एक मनोज जी, एक लोकसभा चुनाव छोड़िए, मध्य प्रदेश की संदर्भ की बात कर रहा हूं, सारे चुनाव तभी इंडिया शाइनिंग ने मध्य प्रदेश से जीते थे। जी कांग्रेस 1-2 हमेशा यही स्थिति। 14 में 2 सीटें थी कांग्रेस की, 19 में 1 हो गई। इनको समझना पड़ेगा कि आज देश तुष्टीकरण करने वालों के साथ नहीं है। ये परिवारवादी भ्रष्टाचार वाले लोग जो तुष्टीकरण का टोकरा लेकर चलते हैं, जो राम नाम का, सनातन का विरोध करते हैं, हिंदू हिंदुत्व का विरोध करते हैं, इनके साथ कैसे होंगे? जी, इनकी राजनीति इसी के ऊपर है। चलिए संदीप जी एक बहुत छोटी सी प्रतिक्रिया आपसे संदीप जी से लेना चाहूंगा। संदीप जी, ये चुनाव मोदी की गारंटी का था, ये चुनाव राहुल गांधी की गारंटी का था, लेकिन इस चुनाव के बीच में ये प्रथम दौर है, अभी तो बहुत आगे के दौर होना, मध्य प्रदेश में ही 3 दौर बाकी है। लेकिन क्या आपको लगता है राम और हिंदुत्व, वो तमाम तरह की चीजें, ये क्या अंडर करंट है इसका? मनोज जी, आज जो पहले चरण का मतदान हुआ उसमें ये बातें खुल के सामने आई हैं। चाहे 3 तलाक का मसला हो, चाहे राम जन्मभूमि, राम मंदिर का मसला हो, ये चीज़ें जनता के दिल दिमाग पर बैठी हुई हैं, लेकिन उनके सामने रोजगार और महंगाई भी समस्या है। अब सवाल ये है कि किस व्यक्ति के लिए, जिसका, मेरा अपना मानना है, हो सकता है मैं गलत हूँ, जिसका थोड़ा पेट भरा होता है वो दूसरी चीज़ों पे सोचता है, जिसका पेट खाली होता है वो रोजी रोटी पे ज़्यादा जोर देता है। तो वोट का जो बंटवारा है, मुझे लगता है वो दिख भी रहा है। चलिए अब कौन किसका वोट का बंटवारा कहाँ होगा, और बड़ी बात यह है कि जो दावे हैं भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ही दलों के, वो कहाँ तक पहुंचेंगे। लेकिन ये समझ आता है कि जिस तरह पूरा चुनाव, आज आखिरी दिन था, पहला दाव था, दोनों दलों ने अपने अपने तरह से खेलने का प्रयास किया। एक तरफ मोदी की गारंटी थी तो दूसरी तरफ राहुल गांधी की बातें थी, लेकिन बात अलग अलग जब राज्यों की होती है तो मध्य प्रदेश की तस्वीर कुछ अलग नजर आती है। होगा क्या, इंतजार कीजिए। आप सभी मेहमानों का बहुत धन्यवाद, पंकज जी, जितेंद्र जी और संदीप पौराणिक जी। आगे देखिए छत्तीसगढ़ आज का मुद्दा। मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए बंसली। नमस्कार।